हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 11th की यूनिट नंबर सेकंड जिसका नाम है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, पहला हमारे पास वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है हम देख लेते हैं। देखो भाई, हमारे पास ये वेवलेंथ है, मान लिया ये कोई भी एक लाइन है। जैसे मैंने कोई भी एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ये हमारी एक वेव है। वेव ऐसे ही चलती है ना, वेव ऐसे ही चलती है, ठीक है। इसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है हमारे पास ट्रफ, एक होता है हमारे पास क्रिस्ट। तो हमारे पास क्या होगा, जब दो कंजुगेटिव ट्रफ और क्रिस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उन्हीं को हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला है, दो कंजुगेटिव क्रिस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस मान लिया ये हमारे पास, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को, इसको हम क्या कहेंगे, देखो ये हमारी एक वेवलेंथ हो गई इधर। अगर हम ये मान के चले, ये भी हमारे पास क्या होगी, एक पूरी वेवलेंथ हो गई, ठीक है। ऐसे ऐसे मान सकते हो। अगर हम ऊपर से लेकर चलें फिर से ये हमारे पास सेकंड वेव होगी, ठीक है, ऐसे। तो इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, इसकी जो हमारे पास ऐसा यूनिट होती है वो हमारे पास होती है मीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। मान लिया मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेवलेंथ पास हो जाती है। एक बार फिर से, इस पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो जाती हैं, कितनी वेव्स पास हो जाती हैं इस पॉइंट से, वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होती है बताओ, ऐसा यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की हमारे पास हर्ट्ज, ठीक है। देखो भाई, जो थ्योरी है वो आपको खुद लिखनी है। अगर आप थ्योरी की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें थ्योरी लिखी हुई मिले, तो आप हमारे जो लेक्चर्स हैं उन पर जा सकते हैं। हमने यूनिट वाइज लेक्चर्स बना रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज्यादा थ्योरी को डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है हमारे पास, देखो भी होता क्या है, नॉर्मली मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक सबस्टांस है, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक सबस्टांस है, ठीक है। ये हमें किस कलर का दिखेगा, ये किस बात पर डिपेंड होता है। मान लिया इस पर कोई बाहर से रेडिएशन आई, ठीक है, और ये सभी कलर की रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेगा, सिवाय एक कलर की रेडिएशन को ऑब्जर्व नहीं करेगा। लेट अस कंसीडर, हम मान लिया इसने इसने रेड कलर की जो रेडिएशन है उसको ऑब्जर्व नहीं किया, तो ये हमें जो बॉक्स है ये हमें रेड कलर का दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा। अगर मान लिया बाहर से कोई भी रेडिएशन आ रही थी, ठीक है, और इसने सारी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लिया सिवाय एक रेडिएशन के, रेड, ठीक है, रेड कलर की रेडिएशन को ऑब्जर्व नहीं किया, और उसको ये क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा बाहर। और वही कलर हमारे किसके अंदर जाएगा, आंखों के अंदर जाएगा, और हमें जो ये बॉक्स है कैसा दिखाई देगा, ये रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, ये ब्लैक बॉडी ऐसी होती है जो ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, ये किसी को भी ट्रांसमिट नहीं करती। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसी बॉडी जो कि ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस को ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है, उसको हम एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहेंगे, ठीक है, जो हर कलर की, हर वेवलेंथ, हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ऑब्जर्व या फिर ट्रांसमिट कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्क्राइब द कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किया था, वैसे ही इसके अंदर हमें कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट करना है, यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था।
इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देख लेते हैं भी क्या गया था, सोल्यूशन के अंदर देख लेते हैं। हमने एक शुरू में क्या लिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसको उस पर हमने क्या ले लिया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। देखो भाई, जो बिल्कुल अच्छे से जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको लेक्चर्स के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। ये एक हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती हैं, ये एक ग्लास की ट्यूब होती हैं जहां एक साइड यहां पर हमारे पास एक वैक्यूम पंप लगा होता है ताकि अंदर की हवा बाहर निकल जाए, और इसके अंदर दोनों साइड एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक तरफ लगा होता है कैथोड और दूसरी तरफ लगा होता है हमारे पास एनोड, ऐसे, ठीक है। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और एनोड के ऊपर होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एनोड है, और ये हमारे पास क्या है भाई, कैथोड है। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर बैटरी लगा दी गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर देंगे यहाँ पर। फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, यानी कि जब भी उन पर रेडिएशन आती है, जब भी कोई भी रेडिएशन आती है, कोई भी रेडिएशन टकराती है उनसे, तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम इस की को ऑन करेंगे यहां से, तो क्या होगा, यहां से कैथोड टू एनोड रेस चलेंगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो रेज है यहां पर टकराएंगी। तो शुरू में एक्सपेरिमेंट विलियम क्रूक्स ने किया था, ठीक है, जिसको हम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ये क्या हुआ, जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है वो ग्लो करना स्टार्ट हुई, ठीक है। तभी से यहां से उसे ये पता चल गया था कोई ना कोई ऐसी पार्टिकल हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो कि कैथोड से निकल रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं, जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकरा रही हैं, ठीक है। और ये तभी तो ग्लो प्रोड्यूस कर रही है। तो उसके बाद जो ये इनको इनको नाम दे दिया गया था, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया था, क्योंकि तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन ऊपर नेगेटिव चार्ज था। उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, इनकी अलग अलग इनकी जो कैथोड रेज थी, यानी इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया था बाद में, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, जैसे 4-5 प्रॉपर्टीज थी, वो आपको लिख के आनी है पेपर में। पहले तो जैसे कि जो कैथोड रेज हैं वो कहां से कहां जा रही है, वो कैथोड से किसकी तरफ जा रही है, कैथोड टू एनोड जा रही है, ठीक है। ये पहला था। दूसरा क्या था हमारे पास, कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है, जो हमारे पास जो कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही हैं, ठीक है। तीसरा, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये किसकी तरफ बेंड हो गई थी, बताओ किसकी तरफ बेंड हो गई थी, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई थी। यहां पर लिख देते हैं बेंड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ठीक है। और क्या था कि ये मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रही थी, दे शोज मैकेनिकल इफेक्ट। यानी अगर कोई भी एक रोटेटिंग व्हील इनके रास्ते में रख दिया तो वो उसको रोटेट कर देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको लिख के आनी है पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, हाउ आर डिफरेंट क्वांटम नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो भाई, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स उन नंबरों को कहते हैं जो कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताता है। फॉर एग्जांपल, मान लिया ये अपने पास कोई भी एक एटम है, और यहाँ पर हमारे पास सब सेल्स के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनना इस बात को। सबसे पहले हमारे पास शेल होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सब सेल आ जाती हैं, सब सेल।
सबसेल के बाद हमारे पास ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और शेल को ही ऑर्बिट बोला जाता है। तो अलग अलग क्वांटम नंबर्स अलग अलग चीजों को एड्रेस कर रहे थे। फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास कौन सा था? पहला हमारे पास था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरा हमारे पास कौन सा था? ये आपको बिल्कुल ही अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करके आने हैं पेपर के अंदर। दूसरा हमारे पास था सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या फिर इसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा हमारे पास कौन सा है भाई? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट को बताता है। और फोर्थ हमारे पास कौन सा था बताओ? सबसे लास्ट, जो ये तीनों थे जो ये तीनों थे ये जब हमारे पास एक स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आई थी वहां से सोल्व किए गए थे। ठीक है, लेकिन बाद में एक फोर्थ ऐड कर दिया गया इलेक्ट्रॉन की स्पिन बढ़ाने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर ये था। सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो किसके बारे में बताता है बताओ? वो जो बाहरी शेल होता है एन, एन के बारे में बताता है। जैसे एन इज इक्वल टू 1 के लिए के शेल, 2 एल, और 3 के लिए एम, और 4 के लिए एन। ठीक है, ऐसे। और जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो सब सेल के बारे में बताता है। जैसे एल की वैल्यू हमारे पास अगर 0 है, 1 2 3 4, तो इसके लिए एस पी डी एफ। ठीक है जी, ऐसे चलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारे पास जो एल की वैल्यू है वो कहां से चलेगी? जीरो से स्टार्ट होगे n-1 तक जाएगी। ठीक है, यानी n की वैल्यू से एक कम रहेगी। ठीक है, जैसे 0 है, s के लिए 0 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है हमारे पास? इसकी वैल्यू -m से +m तक जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमारे पास एल की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है, एक टाइम के लिए मान लिया 1 है, तो हमारे पास m की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? -1, 0 और +1, ऐसे। ठीक है, अगर मान लिया मेरे पास l की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो क्या हो जाएगी? m की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? -2, -1, 0, +1 और +2, ऐसे। और इलेक्ट्रॉन स्पिन ये तो आपको पता ही है, ये तो होती है एक +12 और दूसरी होती है हमारे पास -12। ठीक है, ये दो होती है। तो ये किसी भी जो हमारे पास एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको एड्रेस बताने के लिए आया था ये हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप चोरी बुक के अंदर से पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंडेड फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। वॉयलेट की क्या दे रखी है हमारे पास? 400 नैनोमीटर, और रेड की हमारे पास 750 नैनोमीटर। और इन्हीं को हमें जो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर डिनोटेड करना है, तो सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोटेड किया जाता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। ठीक है, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है जो हमें दे रखी है, और सी हमारे पास क्या होता है? सी हमारे पास होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो होती है 3 × 10⁸ बाय में। और जो लैम्डा है नीचे वो यहाँ पे दे रखा है, कितना? वॉयलेट के लिए निकाल रहे हैं हम पहले,
यहाँ पे है वोयलेट, लिख देते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास नैनोमीटर के अंदर दिया गया है, नैनोमीटर से मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पे ऐसे ही कर देंगे। जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.50 10⁻14 हर्ज, क्योंकि हर्ज है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। अब हम रेड के बारे में निकालेंगे, ठीक है। रेड म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी हमें पता है, बाय में इसको भी किसके अंदर कन्वर्ट कर लो, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा 750 इंटू 10⁻⁹ तो यहाँ पर रख दो 750 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ? 4 इंटू 10⁻14 हर्ज। ये इसका आंसर आ गया। तो हमने जो वेवलेंथ थी ये इसकी फॉर्म में लिख दी, बताओ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, है ना। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज इतनी, ठीक है। हमें इतनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें एनर्जी निकालनी है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की। देखो भाई, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल ले तो हम 1 मोल के कैसे निकालेंगे, उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोल्यूशन देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। E इज इक्वल टू एच, यहाँ पे हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने दिया था। और प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, ये होता है। और फ्रीक्वेंसी इन्होंने हमें दे ही रखी है, ठीक है, 5 इंटू 10⁻14। तो एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई? एनर्जी आ गई हमारे पास 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। इतनी एनर्जी आ गई। अब एक मोल के लिए निकालेंगे 1 मोल, और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं हमारे पास बताओ? 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? जितना एवोगैड्रोस नंबर होता है, यानी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। या फिर पार्टिकल्स में हम फोटॉन्स भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें फोटॉन्स पूछ रखा है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे कर देनी है? 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, कितना आ गया हमारे पास? किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10। हमें कितना क्या दिया गया है? m दिया गया है, यानी मास कितना दिया गया है बताओ? 0.1 kg। और क्या दी गई हमें? वेलोसिटी दी गई है, बताओ 10 मीटर पर सेकंड। और हमें निकालना क्या है? वेवलेंथ निकालनी है। और हमारे लिए इसके लिए एक फॉर्मूला था हमारे पास, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वो था डी ब्रोगली, ठीक है। डी ब्रोगली ने इक्वेशन दी थी, डी ब्रोगली ने इक्वेशन दी थी, वो थी हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये तो हमें पता है, पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, 10⁻⁻34, ठीक है, बाय में यहाँ पे हमारे पास मास कितना है 0.1 और वेलोसिटी हमें दी गई है
10। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, मीटर, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये था भाई एक छोटा सा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ यानी हमें लैम्डा दिया गया है और हमें मास निकालना है, ठीक है। वही सॉल्यूशन के अंदर देख लेते हैं, वही डी ब्रोगली इक्वेशन लगेगी। हमें लैम्डा दिया गया है कितना, 3.6 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, लेकिन हमें तो मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए। तो 10⁻⁻10, जब आप याद रखना, जब भी एंगस्ट्रॉम दिया हो तो आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन थी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है, लेकिन ये तो हमें दिया गया है और निकालना क्या है, मास। तो हम क्या करेंगे, इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, मास इज इक्वल टू एच अपॉन में लैम्डा वी, तो यहां पे रख दो, मास इज इक्वल टू एच प्लंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाय में लैम्डा हमारे पास कितना है 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लाइट की स्पीड से लेकर चलेंगे, अगर आपको नहीं दे रखा तो आप स्पीड ऑफ लाइट लेके चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 135 - 29। आप सोल्व करके देख लेना भाई, किलोग्राम, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमें n की वैल्यू दे दी गई है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें n की वैल्यू क्या है, 3 दे दी गई है और हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एन स्क्वायर, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, टोटल हमारे पास कितने हो गए 9, ठीक है। ये देखो भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये रेडबर्ग फॉर्मूला पे बेस्ड है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल n4 से कहां पर गया है n2 पर। हमें वेवलेंथ पूछ रखा है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक रेडबर्ग फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास वेवलेंथ नहीं है, ये हमारे पास वेव नंबर है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से। n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ये है। तो पहले हम क्या रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे, और r की वैल्यू हमारे पास होती है 677, ठीक है, यहाँ पे 6 है। और n1 क्या है, n1 हमारे पास 2 है, ठीक है। ये हमेशा उल्टा होता है, जहां से मतलब n4 से n2 2 पर आया है ना ये, तो n1 आप 2 लेके चलोगे, और यहां पर हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका आंसर हमारे पास आएगा, अब सोल्व करके देख लेना, 64.4 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वेव नंबर आए हैं, ये हमारे पास वेव नंबर आए हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो वेवलेंथ निकालना है, तो हमें पता है जो वेवलेंथ होता है, ध्यान से सुनना, जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो वेव नंबर की उल्टी होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गए,
ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई, ठीक है। और अगर आप फर्दर इसे सोल्व करना चाहो तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये थे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट के। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट और क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।